वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है गुरु काशिफ और लेके आए हैं आपके लिए 5 मिनट का वो जो फास्ट फूड होता है ना, ये फास्ट एक्सरसाइज। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल फास्ट फूड की एग्जांपल ऐसे दी आपने जिस तरह से फास्ट फूड आपके ब्लड वेसल्स तक पहुंचता है ना, जल्दी से इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। ऐसे आपका ग्राफ चाहता है जब उसमें वाइट कार्ब्स की बात करते हैं। फास्ट फूड होता ही वाइट कार्ब है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब वो एनर्जी डिप्लीट होती है आधे घंटे और पौने घंटे के अंदर अंदर, यानी कि वो सस्टेन नहीं कर पाता। ब्राउन कार्ब्स की बात करें तो वो नॉन स्टॉप स्लो एनर्जी रिलीजिंग होते हैं। फास्ट जो फूड है, फास्ट का निकला ही है कि वो क्विक एनर्जी रिलीज होता है और फौरन से भूख भी लग जाती है। इसी तरीके से मैं आज तक ये समझ रहा हूँ कि फास्ट फूड से मुराद है कि वो जल्दी बन जाएगा। आप जाएं बर्गर ऑर्डर करें, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, लेकिन आप और उसकी अच्छा अंदर जाके भी अपना फास्ट काम कर रहा बिल्कुल, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपको, लेकिन फिर डिप्लीट भी उतनी जल्दी होती है, फौरन से भूख भी लग जाती है। तो उसके अंदर आप चीज़ वगैरह डालें फिर थोड़ा स्लो हो जाता है काम, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अच्छा जी, आज का हमारा वर्कआउट भी फास्ट पेस वर्कआउट है, लेकिन 5 मिनट, सिर्फ 24 घंटे में आपसे 5 मिनट चाहिए। आप ये अगर टिका के 30 सेकंड्स की हमारी वर्जिश की हरकत है, गोना भी 10 एक्सरसाइजेज आप 10 को परफॉर्म करेंगे नॉन स्टॉप, बगैर किसी ब्रेक के, बगैर किसी ताख़ीर के। 5 मिनट, 5 से 10 मिनट निकाल लें, फिर आप थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें अपनी सेहत और तबीयत के मुताबिक। पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एज वार्म अप भी कंसिडर होती है, बहुत ही मशहूर है ज़माना, जंपिंग जैक्स। अब हमने क्या करना है, आज हमारी फुल रेंज ऑफ मोशन तो है ही है, लेकिन हमने उसने टेम्पो यूज़ नहीं करना। टेम्पो यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हमने 30 सेकंड में, मिसाल के तौर पे मैं 30 सेकंड में 60 रेपिटेशंस कर लेता हूँ, तो सिख भाई अगर कर रहे हैं तो हो सकता है वो 90 कर लें, 100 कर लें। जाहिर है यही करना है और यही करना है, ठीक है। आपने तो 30 सेकंड्स में आपने हाई रेपिटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस जितने आप कर सकें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वक्त 5 मिनट का है। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को यूज़ करें, प्रोडक्टिव वर्कआउट बनाएं। इसके बाद हमारी सेकंड मूव है जो कि है हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स। 30 सेकंड्स तक एज हाई एज पॉसिबल फुल रेंज ऑफ मोशन यूज करनी है आपने, ठीक है। 30 सेकंड तक जंपिंग जैक्स, 30 सेकंड तक माउंटेन क्लाइंबर्स, 1 मिनट हो गया। हाँ जी, इसके बाद आपने करना है स्क्वाट जंप, फुल बेंट होंगे, पूरा नीचे जाएंगे एंड एज हाई एज पॉसिबल, कोई ब्रेक नहीं लेनी आपने। अच्छा, 30 सेकंड के दरमियान भी कोई ब्रेक नहीं, पूरा कंप्लीट 5 मिनट्स वर्कआउट है। और कुछ पानी वानी कोई ऐसे तस्मे बांधने के लिए, अपने जॉगर के तस्मे बांधने को भी ऐड कर लें तो 10 मिनट कर लें। बहाना ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने लिफ्ट किया एंड देन स्क्वाट, लिफ्ट किया स्क्वाट, ईच लेग लिफ्ट। अब हम क्या करेंगे कि हमने 15 सेकंड्स लेफ्ट साइड किए और 15 सेकंड्स राइट साइड। अच्छा, बज़ाहिर बड़ी सिंपल सी काशिफ की एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन करने में लग पता जाता होगा। 4 हो गई, 5वीं हमारी है पुशअप्स। पुशअप्स करने हैं हमने रूटीन से हट के, एक्स्ट्रा वाइड। हमने क्या करना है, हैंड प्लेसमेंट आउट करेंगे और हमने एल्बोज इनवर्ड नहीं हुआ, एल्बोज ही आउटवर्ड चाहिए। 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स के लिए अब आपके पुशअप्स हो गए। मुश्किल हो रही है, घुटने हैं ज़मीन पे। बहुत सारे लोग तो सिख भाई करते हैं कि अपनी बॉडी को बस ऐसे करते रहते हैं। आपने यूज़ करना है अपने हाथों की पोजीशन को, प्लेसमेंट को। क्या करना है, हाथ बेंट होने चाहिए आपके। अगर आपके हाथ बेंट हुए तभी आप रेंज ऑफ मोशन को बना सकेंगे। कैसे, ये हाथ बेंट होने चाहिए तभी आपके अपर बॉडी नीचे जाएगी। वेरी गुड। 30 सेकंड। इसके बाद हमारी नेक्स्ट अगला 30 सेकंड्स क्या है, इस पोजीशन में आएंगे, बॉडी को लिफ्ट करेंगे एंड देन ऑल द वे ईच साइड। अब 15 सेकंड लेफ्ट साइड पे करेंगे और 15 सेकंड्स राइट साइड पे। कोर को इंगेज रखना है, यहाँ से भी इंगेज है, लिफ्ट किया हुआ है, यहाँ से भी क्रंच कर रहे हैं, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंटायर रीजन। और यहाँ से शोल्डर पे टेंशन है बहुत ज़्यादा। 30 सेकंड्स। जितनी टेंशन आप अपनी बॉडी के मसल्स को देंगे एक्सरसाइज के दौरान, आपकी ज़हनी टेंशन्स कम होती जाएंगी। इसके बाद 15 सेकंड लेफ्ट किया, 15 राइट। इसके बाद हम करेंगे प्लैंक अप्स। प्लैंक अप्स थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने ऐसे आना है और आपने होल्ड करना है, ऐसे आना है, होल्ड करना है। अब इसमें कोर पे भी टेंशन है, शोल्डर्स पे भी टेंशन है, आर्म्स पे भी ज़्यादा टेंशन है। नीचे आएंगे,
टेक योर टाइम, Oh, 30 wow. सेकंड्स। नीचे आएंगे, ये बड़ा औखा काम है भाई। एक साथ ऊपर उठना है, 30 सेकंड्स, ऊपर उठेंगे, 30 सेकंड्स। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है जबरदस्त। टी रोटेशंस। टी रोटेशंस के लिए आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को शोल्डर पोजीशन पर लेके आएंगे, हाथों की शोल्डर विड्थ के साथ पोजीशन आएगी, और आपने क्या करना है, रोटेट रोटेट। पुशअप ऐड नहीं करना आपने, बेंट नहीं होना, बाजू आपके सीधे रहेंगे, ये तो बड़ा आसान टेंशन काम बरकरार है। है। करके दिखाए ना तौसीक भाई। आज तो आउटफिट भी अच्छा है। 30 सेकंड्स, कीप मूविंग, तेज तेज, पेस बढ़ती जाएगी। आपने नोट किया तौसीक भाई, मेरी ट्रांजिशन जो है एक्सरसाइजेस की, वो अगर मैं स्टैंडिंग से आऊँ तो वो लेट के ख़त्म हो रही है। आखिरी हमारी वर्जिश की हरकत है, क्या करना है, हमने इसी पोजीशन में जो हमारी रोटेशन थी इसको हमने ख़त्म किया 30 सेकंड्स के लिए। अब फ़ौरन से यहीं पे रहते हुए 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, टच करेंगे, लिफ्ट करेंगे लेग को ऑल द वे। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये था हमारा आज का वर्कआउट। यानी कि 23 घंटे 55 मिनट दुनिया के लिए और 5 मिनट अपने आप के लिए। ज़बरदस्त। ये अगर डील हो जाए दुनिया से, तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छी फिट बॉडी के मालिक बन सकते हैं, बन सकती हैं, हेल्दी रह सकते हैं। 5 मिनट तो दे दें अपने आप को। इससे ज़्यादा 3 पे कोई डील नहीं हो सकती। 3 मिनट नहीं, 5। 3 पे भी हो सकती है, लेकिन पहले 5 पे करें फिर 3 पे आएंगे, वो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी एक्चुअली। हाँ, उसमें फिर इंटेंसिटी, इसमें भी मैं देख रहा था काफ़ी इंटेंसिटी, ऑन अ सीरियस नोट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, ब्रेक नहीं थी ना। ब्रेक नहीं थी। और अगर इसी को, इन्हीं एक्सरसाइजेस को आप 30 सेकंड के ब्रेक के साथ करें, तो आप अपनी आज ज़िंदगी में से 10 मिनट अपने आप को दे दें, तो आप तकरीबन इसी तरह के रिजल्ट्स आप ले सकते हैं। द पॉइंट इज़ नॉट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स साथियों, द पॉइंट इज़ कि आपने उठना है, थोड़ी सी हरकत करनी है। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, मतलब देखने में फरबा जिस्म नहीं है, मोटापा नहीं है, फिर भी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ हरकत, कुछ ना कुछ वर्जिश ज़रूरी है। उसमें बरकत हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच मैंने काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very हैव अ much, ग्रेट तौसीक डे। भाई। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर सईदा सकीना मेरे साथ होंगी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और आज एक बहुत ही अहम मौजू पे हमने बात करनी है, और वो है लेज़र के साथ हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, किस सूरत और किस कंडीशन में कराना चाहिए, किस सूरत और कंडीशन में नहीं कराना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी कहां पहुंच चुकी है या अभी भी उसके चैलेंजेस हैं। सो हेयर रिमूवल थ्रू लेजर एक क्वेश्चन मार्क है। लेट्स डिस्कस इट ओवर विद डॉक्टर सईदा सकीना इस ब्रेक के बाद। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब वक्त है कि आपको दो हम किताबें रेकमेंड करें। बहुत शुक्रिया, आप हमारी रिकमेंडेशंस को पढ़ते भी हैं। राइजिंग पाकिस्तान का जो फेसबुक पेज है उसमें इनबॉक्स करके अपना ओपिनियन, अपनी राय से भी हमें नवाजते हैं, और आप भी हमें रिकमेंडेशंस अब भेजना शुरू हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दो रिकमेंडेशंस में पहले जो रिकमेंडेशन है वो उर्दू अदब का एक ऐसा शोरा आफाक नावल है कि जिसने नस्ल दर नस्ल जिंदगियों के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। मुझे याद है जब हम नए नए बड़े हो रहे थे और अपने वालिद से, वालिदा से पूछते थे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, शौक़ था क्वालिटी रीडिंग का, एक नावल, एक किताब जल्दी जल्दी ख़त्म करके दूसरी पे छलांग लगाने का शौक़ था। तो ऐसे में इनिशियल मेरी ज़िंदगी की रिकमेंडेशंस में से एक ये रिकमेंडेशन भी थी जो मेरी बड़ी बहन ने मुझे रिकमेंड की थी। और फिर जब हम बिल्कुल टीनेज में थे तो सुबह के नशरियात पाकिस्तान टेलीविज़न की में ये एक सीरियल की सूरत में बनाया गया, दिखाया गया। शौकत ज़ैनुल आबदीन साहब पीटीवी लाहौर सेंटर से उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। इरसा गज़ल और आरिफा सिद्दीकी ने इसमें काम किया, और बहुत ही पीटीवी की ज़बरदस्त प्रोडक्शंस में से मिरातुल उरूस का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग जान भी गए होंगे, समझ भी गए होंगे। मौलवी नज़ीर अहमद साहब का ये नावल, जो कि 1869 में लिखा गया, उस वक्त बरे सग़ीर में औरतों की तालीम के बारे में ये लिखा गया नावल था, और इसे उर्दू अदब का पहला नावल भी तस्वुर किया जाता है। दिल्ली में रहने वाली दो बहनों की कहानी है ये, असगरी और अकबरी, और इनके ज़िंदगी के गिर्द ये कहानी घूमती है। नावल का पहला हिस्सा अकबरी के गिर्द घूमता है कि कैसे लाडों पली अकबरी अपनी ज़िंदगी में सुस्तुल वजूद और काहिल थी।
इसी वजह से कम पढ़ी लिखी रह गई और शादी के बाद उसे जिंदगी में बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ा। जबकि दूसरा हिस्सा असगरी के बारे में है, जो वज़ादार है, मेहनती है, अच्छी तालीम हासिल करती है और शादी के बाद इसकी ज़िंदगी भी मुश्किलात से दो चार होती है, मगर वो मेहनत, इस्तिकामत और मामला फहमी से इन मुश्किलात से निकल जाती है। बहुत ही दिलचस्प नॉवल है। अगेन मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि मुझे वो नॉवल उस तरह की फ़िक्शन पढ़ने का लुत्फ़ आता है कि जिसको मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन साथ ही साथ देख भी रहा हूँ। यानी वो नॉवल आपको, वो कहानी आपको बिल्कुल फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने या किसी टीवी के प्ले की तरह आपकी आंखों के सामने चले। और मिरातुल उरूस में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हाईली रिकमेंडेड, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, अपने बच्चों को भी इस तरह का लिटरेचर ज़रूर पढ़ाइए। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं बैनुल-अक़वामी अदब की। और आज जो किताब हमने आपको रेकमेंड करनी है वो 2018 में पब्लिश हुई है, यानी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। सोप्राडो, जिनका सन पैदाइश 1946 है, ये 1946 में पैदा हुई और अभी हयात हैं। इन्होंने नीत्शे की बायोग्राफी लिखी है और उसका नाम है आई एम डायनामाइट। कितना दिलचस्प नाम है। और वैसे तो बायोग्राफीज या कोई नॉवल होता है वो ज़िंदगी के आखिरी आम से शुरू होता है और फिर फ्लैशबैक पे पीछे जाता है, बिल्कुल ज़िंदगी से शुरू से शुरू होता है और फिर आपको कहानी आगे लेकर आती है। लेकिन इस बायोग्राफी में बहुत दिलचस्प काम ये है कि ये बिल्कुल बीच में से कहीं से शुरू होती है और बिल्कुल शुरू से ही आपको हुक कर लेती है, ग्लू कर लेती है। एक रोज नीत्शे मामूल की सैर के लिए निकला तो थोड़ी ही दूर जाकर उसने देखा कि एक शख्स बूढ़े और मरियल घोड़े को तेज तेज चलने के लिए बुरी तरह से पीट रहा है। ये दिल खराश मंजर देखकर नीत्शे ने आगे बढ़े और अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी और घोड़े के कान में कहा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि नीत्शे ने घोड़े के कान में क्या कहा, क्योंकि ये सरप्राइज आपके लिए रहना चाहिए। कुछ तजस्सुस हम भी आपके अंदर बेदार करें ताकि आप ये लिटरेचर पढ़ें, ये किताबें पढ़ें। आई एम डायनामाइट, हाईली रिकमेंडेड, नीत्शे की बायोग्राफी जो कि सोप्राडो ने लिखी है। सो ये है जनाब हमारी आज की 2 रिकमेंडेशंस। ज़रूर पढ़िएगा, ख़रीदिएगा। मैं अक्सर कहता हूँ कोई होम डिलीवरी या बाज़ार जाके कोई 2-3 लोगों का खाना अगर आप ऑर्डर करें, उससे कहीं कम में एक किताब आ जाती है जो आपको वो, मतलब आपकी वो प्यास बुझाती है, वो भूख ख़त्म करती है जो कि लिटरेचर की है, जो शऊर की है, जो इल्म की है, जो दानिश की है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब आपकी मुलाकात करवाऊंगा डॉक्टर सैयदा सकीना से, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और आज हमने डॉक्टर साहब से बात करनी है कि हेयर रिमूवल थ्रू लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, साइड इफेक्ट्स होते हैं, नहीं होते, महंगा होता है, सस्ता होता है, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, मर्द खवातीन, उम्र का कोई मसला है नहीं है, ये सारी बातें हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, इसलिए कि ये बहुत बड़ा इशू है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो बताएं कि ये खासतौर पे चेहरे पे बाल और लेजर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किसको करवाना चाहिए, किसको नहीं करवाना चाहिए? लेज़र आजकल क्यों हम बात कर रहे हैं आज लेज़र पे, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम इतना कॉमन हो गया है कि हर दूसरा तीसरा बंदा या बंदी, ये दोनों में है इश्यूज़ ना, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, जिसको हम हर्सूटिज़म कहते हैं। हर्सूटिज़म, यस। तो इसकी ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली मेडिकल में बहुत इफ़ेक्टिव, खाने की, लगाने की, टॉपिकल थेरेपीज इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो हमें इसके लिए हेल्प आउट करने के लिए लेज़र्स डेवलप हो गए, ठीक है। लेज़र्स की थोड़ी सी साइंस समझाती जाती हूँ ताकि लोगों को आसान हो जाए कि क्या हो रहा होता है लेज़र में। लेज़र में ख़ास किस्म की एनर्जी बीम इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, और वो जाके आपके बालों की जड़ों को अटैक करती है, ठीक है। जहाँ पे आपके बालों का कलर होता है, जहाँ पे बाल की जड़ पड़ी हुई होती है। अब जब बार बार लेज़र से वो हिट होता रहता है, बाल तो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और बालों की वहाँ से ग्रोथ कम हो जाती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऊपर की स्किन को ये डैमेज नहीं करेगा, वो सीधा का सीधा जाएगा, टारगेट करेगा बाल की जड़ के ऊपर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम सुनते हैं कि जी गुर्दे की पत्थरी भी लेज़र से वो अटैक करती है और उसको तोड़ देती है। तो ये मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी वही है जो चाहे किडनी पे इस्तेमाल हो रही हो चाहे हेयर के। बिल्कुल ऐसे ही आई में भी, किडनी में भी, क्योंकि लेज़र की जो बीम होती है वो स्ट्रेट आपको हिट करती है जाके उस एरिया पे जहाँ पे आपने टारगेट करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किन लोगों पे करना चाहिए, किन पे नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट सिलेक्शन है कि आपने देखना है जिसका बाल बहुत मोटा है, जिस बाल का कलर डार्क है,
ये वो बाल होते हैं जिन पे लेज़र बहुत अच्छा काम करता है। कलर से डार्क से मुराद क्या मतलब? ब्लैक कलर। तो सफेद बाल पे ये असर नहीं? नहीं, जो वाइट बाल होता है, क्योंकि बाल की जड़ के अंदर रंग नहीं है, लेज़र ने जाके उस रंग को पकड़ना है। अगर कोई हमारे पास ऐसे फीमेल आ जाए जिसने काला दुपट्टा पहना होगा, आप हल्का सा भी उसके करीब लेज़र को हिट करेंगे, वो कलर जाके उसको अट्रैक्ट करेगा और दुपट्टे पे जाके लग सकता है। इंटरेस्टिंग। तो वो कलर बेसिकली इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने लेज़र के दौरान ब्लीच नहीं कराना, वैक्स नहीं कराना और थ्रेड नहीं कराना। अब वैक्स और थ्रेड से क्या हो रहा है, बाल की जड़ निकल जाती है, ठीक है। अब जड़ें हमें चाहिए टारगेट करने के लिए, जब आपकी बाल की जड़ नहीं होगी तो आपका वो सेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा। नहीं तो अगर वैसे थ्रेडिंग से बाल की जड़ अगर निकली जाती है तो फिर दोबारा कैसे बाल आ जाते हैं? क्योंकि आपके बालों के वहाँ पे हेयर फॉलिकल के नीचे स्टेम सेल्स पड़े हुए होते हैं। आप जब जड़ निकालते हैं, जड़ निकल गई, लेकिन जो आपके बालों के वो सेल्स जिसके अंदर से दोबारा बाल वापस आने हैं, वो स्टेम सेल्स कहलाते हैं, वो आपकी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, और ओके। आप जितनी दफ़ा भी थ्रेड करेंगे, हर दफ़ा बाल उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी नोयत का बाल वापस आ जाता है आपके फेस के बिल्कुल ऊपर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि वाइट बालों पे तो हम क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भाई वो तो मशीन है, इंसान ने इजाद की है, हम लेजर को बता दें कि वाइट पे जाके हिट करो? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि लेज़र की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिकली ये मैटर कर रहा होता है। कुछ है लेज़र्स ऐसे जो कि और कलर्स को हिट करते हैं, जैसे लोगों ने टैटू बनाया हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर के टैटूज़ होते हैं, उस पर डिफरेंट तरह का लेज़र यूज़ हो रहा होता है। जो बालों का लेज़र बेसिकली बना ही, देखें वाइट बाल होगा या लाइट कलर का बाल होगा, वो इतना ट्रबलसम नहीं होता, इतना आपको परेशान नहीं कर रहा ना। रुआं है, गोल्डन बाल है, लोग तो खुद ब्लीच कर रहे हैं। बेसिक मसला तो है ही काले बालों का ना, तो इसलिए Exactly. लेज़र तो काले बाल के लिए ही ज़्यादा इजाद हुआ हुआ है। अच्छा जी, मर्द भी करवा रहे हैं, खवातीन भी करवा रही हैं, और दोनों पे इक्वली इफेक्टिव है? बल्कि मर्दों पे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर ये बात करें ना, मर्द बहुत कॉमनली करा रहे होते हैं, स्पेशली जो चीक्स वाला एरिया है, नेक का एरिया, या जो मेल्स जिम कर रहे होते हैं, बॉडी लेजर्स वो लोग करा रहे होते हैं। बिल्कुल, वो अपनी बैक भी चेस्ट एंड बैक और chest and बॉडी back एरियाज करवाते हैं, को बिल्कुल। करवाते हैं। और मर्द पे क्यों ज़्यादा इफेक्टिव, अगेन उनके बालों का कलर डार्क होता है, बालों की मोटाई ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है लेज़र। अच्छा, जितना मोटा बाल होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि क्या कोई खास मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें लेजर नहीं करवाना चाहिए? मसलन जी, आई डोंट नो, ब्लड प्रेशर है जी, हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर है, या इससे कोई फर्क नहीं? इस तरह की कोई मेजर इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है लेज़र की, लेकिन हाँ, अगर किसी का कलर बहुत डार्क है पेशेंट का, तो उसमें बहुत एहतियात ये करनी होती है कि आप लेज़र की इंटेंसिटी या उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ना रखें। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी रखेंगे, क्या हो जाएगा, स्किन बर्न हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा आपने, इवन की ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं, स्किन के ऊपर छाले बढ़ सकते हैं अगर बहुत तेज़ एनर्जी इस्तेमाल की गई, तो वो आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से लेज़र की सेटिंग होती है। दूसरा, लेज़र के अंदर साइड इफ़ेक्ट आ सकता है कि रेडनेस हो सकती है स्किन के ऊपर, और तीसरी चीज़ हो सकती है दाने बन सकते हैं। अब दाने क्यों बन रहे होते हैं? क्योंकि आपके वहाँ से बालों की जड़ें गायब हो गई हैं, स्किन आपकी ओपन हो गई है, बाहर की जितने भी जरासीम है स्किन के अंदर एंटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत आसान सा उसका हल होता है कि आपको एंटीबायोटिक क्रीम्स दी जाती हैं, लेज़र के बाद आपने वो अप्लाई करनी है और आपका ये मसला हल हो जाएगा उसके साथ। और इसमें कोई एज का है कि किस एज के बाद या किस एज से पहले, या मतलब इट इज सेफ फॉर एवरीवन? जनरली एज इसलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बहुत सी स्किन की ऐसी कंडीशंस है जो कि बच्चों में भी आ रहे हैं। कुछ ख़ास किस्म के निवाए या ऐसे तिल या ऐसे मोल होते हैं जिनके ऊपर बहुत थिक बाल होते हैं, जैसे बेकर नीवस एक कंडीशन होती है, बैक साइड पे या बॉडी के किसी भी हिस्से पे काला तिल होता है जिसके ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 5 साल के बच्चों पे, 6 साल के बच्चों पे, ऐसा बच्चा हो जो थोड़ा सा समझदार हो, उसके ऊपर वो लेज़र हो सकता है। और लेज़र ने, क्योंकि आपकी स्किन की ऊपरी तह तक रहना है, उसने अंदर नहीं जाना। लोगों का ये डर होता है कि लेज़र से हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि या वो लेटर एज में, बुढ़ापे में बाद जाके में। कोई इसकी कोई साइड इफेक्ट्स जो 25 साल बाद, 40 साल बाद आ रहे हो, ऐसा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1960 से रफली लेज़र डेवलप हुआ है, और तब से लेके अब तक देयर इज़ नो सिंगल केस की जिसमें हमें ये रिपोर्ट हुआ हो कि किसी को कैंसर हुआ। और वो बाल हमेशा हमेशा के लिए um, फना हो जाता नहीं, है? बिल्कुल 100% नहीं ख़त्म होता। जब आपका बाल बहुत पतला हो जाएगा तो वो घूम फिर के वहीं पहली कहानी कि आपका बाल लाइट हो गया, अब लेज़र ने उसको पहचानना छोड़ देना है। तो आपको जितना बाल आपका रुएं जैसा पतला होता जाएगा, उस पर उसका काम हल्का होता जाएगा। लेकिन एटलीस्ट इतना आपका क्लियर नीट फेस हो जाएगा कि आप बाहर जाते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि बहुत प्रोमिनेंट आपके काले थिक बाल नज़र आ रहे हों। और ये भी आफ्टर मल्टीपल सेशंस है। डॉक्टर साहब, बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन था, थैंक यू सो मच। और ये बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कि बहुत से मर्द और ख़वातीन में अभी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है, और लेज़र
हाँ, लेकिन आखिर में एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, महंगा है या सस्ता है? थोड़ा इकोनॉमिकली है, रफली चार्जेस 2000 से लेके 6000 तक फुल फेस के अगर हम बात करें, क्योंकि एरिया टू एरिया ये डिपेंड करता है कितने एरिया पे हो रहा और है कितना मसला कितना गंभीर है उस पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन 2000 रुपए से लेके 6000 रुपए के रेंज के अंदर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको कराची के सेशंस की एक रिकॉर्डिंग दिखानी है कि जिसमें हमारी मुलाकात हुई खालिद मलिक से, जो कि पाकिस्तान के एफएम की दुनिया के मैं तो कहूँगा एक शहजादा है। क्या एनर्जी है, क्या ज़बरदस्त 3 घंटे रेडियो के लिसनर्स को जमा के रखना अपने शो के अंदर आसान काम नहीं है, और खालिद ये बड़े खूबसूरती से करते हैं, अदाकार भी हैं। इनसे गपशप हुई हमारी, बड़ा यादगार सेशन रहा। इस ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करता हूँ।